एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हमारे चैनल पर रीट साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट को डील कर रही हूँ। साइंस का कोर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक टेस्ट हम लोग कंप्लीट कोर्स का डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमारा ये टेस्ट नंबर 2 है। आप लोग इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसका आप लोगों को कंप्लीट टेस्ट भी प्रोवाइड हो जाएगा और पीडीएफ के सबसे लास्ट में आप लोग जो है वो आप लोगों को इसका आंसर्स में मिल जाएंगे, ताकि अगर आप लोगों को देखना हो, डायरेक्ट टेस्ट देना हो, दोबारा टेस्ट देना हो, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर वहां से डाउनलोड करके इस टेस्ट को बार बार दे सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आती है तो। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? एक न्यूटन जो होता है वो कितने डाइन के बराबर होता है? ये मैंने कराया आप लोगों को क्लास में और ये सवाल रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। 10 की घात 4 के, 10 की घात 5 के, 10 की घात 3 के या 10 की घात 6 के। तो एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो एक न्यूटन जो होता है वो 10 की घात 5 के बराबर होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आप लोग इसको एज अ टेस्ट दीजिएगा। उसके बाद में मार्क्स मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने मार्क्स आप लोगों के 20 क्वेश्चन में से बन रहे हैं, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया की सदैव विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को क्या बोलते हैं? ये सवाल आर्टेट 2011 में पूछा गया सवाल है। यानी कि प्रतिक्रिया यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम है वो कौन सा नियम है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है। देखिए, प्रथम नियम तो कौन सा है? प्रथम तो नियम तो जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम कौन सा है? दूसरा नियम एफ बराबर एम ए वाला है। तो तीसरा नियम कौन सा हो गया? तीसरा नियम होता है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है? पलायन वेग का मान कितना होता है पृथ्वी के पृष्ठ से? रीट 2015 में पूछा गया सवाल है। पलायन वेग का मान पूछा है हम लोगों से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, 11.2 मीटर पर सेकंड, 11.2 सेंटीमीटर पर सेकंड और 11.2 मिलीमीटर पर सेकंड। तो पलायन वेग का मान जो होता है वो उसको हमेशा हम लोग किलोमीटर में मापते हैं। तो इसका मान हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का मात्रक कौन सा है? वाट है, किलोमीटर प्रति घंटा है, जूल है, उपरोक्त सभी है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो उपरोक्त सभी दे के उपरोक्त सभी लगा देते हैं, लेकिन वाट और किलोमीटर पर घंटा जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है। अगर हमारे पास में जूल ऑप्शन में है तो हम यहाँ पर जूल लगाएंगे। कंफ्यूजन में ना रहे, इसी तरीके के ऑप्शंस आप लोगों को दिए जाएंगे और उपरोक्त सभी भी देंगे। इससे आप लोगों को क्या होगा, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन होगी। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि आप लोगों को उस टाइम अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को काम करवाना है और अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रीट 2015 और रीट 2011 दोनों में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि है जो आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? यानी ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? चालन में, संवहन में, विकिरण में या सभी में आवश्यकता नहीं होती? तो ऊष्मा संचरण, देखिए, चालन में ठोसों की आवश्यकता होती है। संवहन जो होता है वो गैसों और गैस और जो द्रव होते हैं उनके लिए संवहन की आवश्यकता होती है। लेकिन विकिरण एक ऐसी जो होती है ऊष्मा संचरण की विधि होती है जिसमें आप लोगों के ठोस, द्रव, गैस किसी की जरूरत नहीं रहती, बल्कि यह निर्वात में भी जो होता है उसमें ऊष्मा का संचरण कर सकता है। तो किसी भी ऊष्मा संचरण के लिए कौन सा माध्यम है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो वो होता है विकिरण। तो आप लोगों के फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है, चावला का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? होला नहीं होगा, होता है होगा। चावला का सर्वाधिक उत्पादन, चावल नहीं पूछा है, चवला पूछा है, चवला। झालावाड़ में, नागौर में, झुंझुनू में या सीकर में। तो चावला का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो वो आप लोगों का होता है सीकर जिले में। अगर आप लोगों को ये देखना है ना कि किसका उत्पादन किस जिले में होता है, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो जीके का क्वेश्चन है। जीके नहीं है, ये आप लोगों के कृषि प्रबंधन वाला नया टॉपिक पिछली बारी में जब ऐड हुआ था ना, वो वाला टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन बना भी था। 2021-22 में जो क्वेश्चन बना था ना वो जीरे से रिलेटेड बना था। जीरा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इस तरीके का एक क्वेश्चन तो बन सकता है ना। और इसको मैंने ट्रिक सहित आप लोगों को याद करवाए थे। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो पहले वीडियो देख लीजिए। आप लोगों को ये सारे के सारे आप लोगों को बिना याद किए सिर्फ ट्रिक से ही याद हो जाएंगे।
आगे देखेंगे हम लोग 7वां नंबर, सिंचाई में फसल को होने वाला लाभ क्या होता है? यानी सिंचाई यानी कि जब कोई फसल होती है उसको जब हम लोग पानी देते हैं तो पानी का क्या लाभ है फसल में? बीज अंकुरण में लाभ होता है, बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, सिंचाई से बीजों में अंकुरण होता है, पौधों की वृद्धि और विकास होता है, ये भी बात ठीक है भाई, पानी देंगे तो पौधों की वृद्धि होगी, विकास होगा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पत्तियों को जल की आपूर्ति करने में सहायक हुए, वाष्पोत्सर्जन के लिए पत्तियों को जल की आपूर्ति भी प्राप्त होती है, बात बिल्कुल ठीक है। तीनों बातें ठीक है तो हमारा उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से खाद का उदाहरण है? यूरिया, पोटाश, वर्मी कंपोस्ट या उपरोक्त सभी? अगेन से कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन, भाई खाद का उदाहरण आएगा तो आप लोग यहाँ पर तीनों देखेंगे, अच्छा तीनों ही खाद है तो आप लोग उपरोक्त सभी लगा लेंगे। भाई खाद और उर्वरक है, अलग अलग होते हैं। यहाँ पर कुछ तो उर्वरक के एग्जाम्पल दिए हैं और कुछ खाद के दिए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। पूछा यहाँ पर है खाद का उदाहरण बताना है ना? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी तो नहीं होगा क्योंकि यूरिया और पोटाश जो है वो तो उर्वरक है, वो खाद नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों के जो वर्मी कंपोस्ट हो जाएगा वो आप लोगों के खाद हो जाएगा। तो 8th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 9th नंबर क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु नहीं होगा यहाँ पर, जीवाणु होगा। जीवाणु की खोज किसने करी? ल्यूवन हॉक ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो जीवाणु की खोज जो है वो ल्यूवन हॉक ने करी थी। तो यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर, किस सूक्ष्म जीव में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? यानी जो सजीवों का भी काम करते हैं साथ ही साथ निर्जीवों का भी काम करते हैं। तो वो जीवाणु है, कवक है, विषाणु है या प्रोटोजोआ है? तो ऐसे सूक्ष्म जीव जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं वो होते हैं विषाणु। तो यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, वायरस जनित रोग कौन सा है? वायरस जनित रोग हम लोगों से पूछा है, आरटेट 2011 में पूछा गया सवाल है। प्लेग है, पोलियो है, टाइफाइड है या फिर आप लोगों के कॉलेरा है। अब आप लोग सोचेंगे कि हम लोगों को याद कैसे रहेंगे जीवाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग, कवक जनित जो रोग होते हैं? तो ये सारे रोगों की ट्रिक अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी है तो याद रह जाएगी। अगर वीडियो नहीं देखी है तो जो क्लासेस मैंने आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है ना, उसके अंदर भी मैंने ट्रिक देख रखी है। अगर वीडियो देखने का टाइम नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से एक बार ट्रिक को सिर्फ पढ़ तक लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो ट्रिक से आप लोग बता सकते हैं वायरस जनित रोग कौन सा है, तो वो हो जाता है पोलियो। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 12th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, पत्तियों का हरा रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग क्या रूटीन के कारण, पर के कारण, जेंथोफिल के कारण या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो होता है पर्णहरित के कारण। तो यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक पादप कोशिका में केंद्र की स्थिति कैसी होती है? जब मैंने पादप कोशिका और जंतु कोशिका करवाई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था पादप कोशिका का केंद्र कैसा होता है। ये पादप कोशिका है और इसका केंद्र काफी बड़ा होता है। नहीं, इसके अंदर रिक्तिकाएं जो होती है वो काफी बड़ी बड़ी होती है। पादप कोशिका जो होती है ना, इसके अंदर रिक्तिकाएं काफी बड़ी बड़ी होती है। जब रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है तो पादप जो तो आप लोगों का जो केंद्रक होता है वो साइड में चला जाता है। तो ये तो सारी रिक्तिकाएं हैं और ये आप लोगों का केंद्रक है। तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 13 का बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 14 नंबर, समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टीलोफेज? भाई सबसे लंबी अवस्था पूछिए तो सबसे लंबी अवस्था पहली अवस्था। भाई पहली सीढ़ी पार करने में ही ज्यादा समय लगता है, आगे वाली सीढ़ियां तो बिना समय लगाए कम समय में ही पास हो जाती है। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना, पहली सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है, तो समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था जिसमें ज्यादा समय लगता है तो वो हो जाती है आप लोगों के प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसको आत्मघाती थैली कहा जाता है? राइबोसोम्स को, लाइसोसोम को, केंद्रक को या माइटोकॉन्ड्रिया को? तो किसको आत्मघाती थैली कहते हैं? तो वो हो जाता है आप लोगों का लाइसोसोम। 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन, शहद और पके हुए फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? जो शहद होती है और पके हुए फल होते हैं, भाई लैक्टोज शर्करा जो होती है वो तो आप लोगों के दूध में पाई जाती है। माल्टोज शर्करा जो होती है वो अनाज में पाई जाती है। तो शहद और पके हुए फलों में कौन सी होती है? वो होती है फ्रुक्टोज। भाई फल, फल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रूट, तो फ्रूट से फ्रुक्टोज हो गया। तो 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा
बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। कोशिका में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? वसा का संश्लेषण, वसा कहाँ बनती है? राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, गोल्गी काय में, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए वसा का सर्वाधिक संश्लेषण जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया नामक जो कोशिका का अंग होता है उसके अंदर होता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 18 नंबर। दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहाँ पर होता है? दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव कहाँ होता है? स्तन ग्रंथि में, प्लेसेंटा में, थाइमस ग्रंथि में या पीयूष ग्रंथि में? अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन को क्या पढ़ोगे? दुग्धजनक हार्मोन, आप लोग दुग्धजनक हार्मोन पढ़ोगे और डायरेक्ट स्तन ग्रंथियां लगा दोगे, लेकिन स्तन ग्रंथि नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है दुग्धजनक हार्मोन, दुग्ध का स्त्राव नहीं पूछा है। दुग्ध का स्त्राव स्तन ग्रंथि से होता है, लेकिन दुग्धजनक हार्मोन का स्त्राव जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से होता है ना? तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है देन आप लोग आंसर लगाइएगा। यूँ नहीं दुग्धजनक हार्मोन पहला देखा स्तन ग्रंथि चलो राइट आंसर, नहीं, गलत हो जाएंगे। ऐसे करोगे तो आप लोगों के 30 में से, जब एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें से आप लोग जल्दबाजी में 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत कर लोगे। तो ध्यान रखना, अवेयर होके आप लोग क्वेश्चन का आंसर करना। 19 नंबर क्वेश्चन। कोशिका के केंद्र की खोज किसने करी? रोबर्ट हुक ने। यहाँ पर हक नहीं है, रोबोट हुक होगा। रोबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में, या उसी में उसमें से किसी ने नहीं ने। तो कोशिका के केंद्र की खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कोशिकांग प्रकाशीय श्वसन हेतु उत्तरदायी होता है? प्रकाशीय श्वसन करने के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? हरित लवक, पेरोक्सीसोम, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम? ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। आप लोगों के 18 में 50 20 में से आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को इसके आंसर्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।